9 लाख सरकारी नौकरी अब तक हम उपलब्ध करवा चुके हैं। इनमें 1,75,000 जो संख्या है ये केवल महिलाओं की समर्पित है। तो सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं। ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्थ ग्रुप और लखपति दीदी को एक मजबूत इकोसिस्टम, वीसी सखी, हर ग्राम पंचायत में एक वीसी सखी बैंकिंग के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आप कह रहे थे कि गहना पहन करके कोई महिला निकल सकती है। आपके समय में तो दिन में नहीं निकलती थी, अब तो नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं उद्योगों में और कार्यालयों में काम कर रही हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना। सामूहिक विवाह की योजना में भी बेटी की शादी को लेकर के 1 लाख रुपया सरकार दे रही है। आप लोग भी जाइए, आपको मना थोड़ा किया जाता है। उन शादियों में जाना चाहिए, कन्यादान करने में योगदान देना चाहिए, क्योंकि कन्यादान तो बहुत बड़ा दान माना गया है। हाँ नहीं, आप जाइए, क्या बात करते हैं, बुलाना क्या है उसमें। आप अपना बोलिए। देखो, पात्रता के हिसाब से आप नाम सेलेक्ट करके बोलिए कि भाई हम इनको कराना चाहते हैं, किसी के लिए मना नहीं है। कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आप जाइए, 100 लोगों का चयन करिए, प्रशासन को बोलिए, वे आपको उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, प्रशासन के लोग उसमें सहभागी बनेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये चीजें हर व्यक्ति का अधिकार है और हर व्यक्ति को इसमें जाने का अधिकार भी है, हर जनप्रतिनिधि को जाने का अधिकार भी है। महोदय, उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद थे उनको पेंशन मिले, इसमें निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको स्वयं एक आतिथेय के रूप में वहां पर कन्यादान के लिए खड़ा होना चाहिए। आप लोग ये आप लोगों की समस्या है कि खाली हाथ, सच वो ठीक बोल रहे हैं पाणी जी, उनको पुरानी याद आ गया उनको कि आज के समय क्या करते थे आप। महोदय, वर्तमान में 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांगजन यूपी के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं और सरकार इसको बहुत जल्दी बढ़ाने जा रही है। हमने बजट दे दिया है। खन्ना जी घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन मैं आज बता दे रहा हूं, परसों जब बोलेंगे तो एक घोषणा भी ये भी कर देंगे कि कितना बढ़ाने जा रहे हैं। दिव्यांगजन, आपके समय मात्र 300 पेंशन मिलती थी, आज हम 12,000 रुपये इसको सालाना दे रहे हैं। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दे रहे हैं और इस बार तो हमने बेटियों के लिए ई ट्राईसाइकिल की भी घोषणा कर दी, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की भी घोषणा की है। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से हम उनके खातों में भेज रहे हैं। आपके समय में वो 300 रुपया जाता था, 6 महीने में एक बार जाता था, उसमें भी आधा ही उसको मिल पाता था। आज डीबीटी के माध्यम से पूरा पैसा उस लाभार्थी के खाते में जाता है और हर एक जरूरतमंद को उसके हिसाब से हम लोगों ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुविधा का लाभ दिया है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए थे, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा, जिन जरूरतमंदों के पास अपने आवास नहीं उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना, जिनके पास आवास के पट्टे नहीं उन्हें आवास के पट्टे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तुष्टीकरण की मॉडल से उभार करके आज प्रदेश को संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ाया गया है। 60 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है, एक एक आवास। हाँ, आप 20,000 देते थे, हम लोग 3.5 लाख आप केवल समाजवादी पार्टी के कैडर के लिए समाजवादी आवास देते थे। एक गरीब को
इंदिरा आवास योजना में मात्र 20,000 रुपया मिलता था, 20,000 रुपया, मात्र 20,000 रुपया देते थे और वह पूरा नहीं होता था। हमारी सरकार ने, यह डबल इंजन की सरकार, नगरीय क्षेत्रों में 2.5 लाख देती है और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये आवास के लिए, शौचालय निर्माण के लिए 12 से 15,000 रुपये अतिरिक्त, और मनरेगा के 90 दिन की मजदूरी के बराबर भी मानदेय उसे उपलब्ध करवाया जाता है। यानी जो अब ये जो पहली योजना थी, आगे उसी योजना को हम लोग विकसित भारत जी राम जी के साथ भी जोड़ने जा रहे हैं और यह कार्य हुआ है। और इसका परिणाम क्या है कि 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं। इस बार भी हम लोगों ने, जो बचे हुए लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, निर्माण श्रमिक हैं, इनके लिए भी एक नई स्कीम को हम लेके आए हैं। बजट भाषण में उसकी भी घोषणा करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। महोदय, आज आप स्किल डेवलपमेंट ITI की बात कर रहे थे। ये व्यावसायिक शिक्षा में आता है, तकनीकी शिक्षा में नहीं। तो व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री तो आप भी रहे हैं यूपी के अंदर, तो ITI की तो आप जानते हो। हाँ, तो ये व्यावसायिक शिक्षा वही है और इसमें हम लोगों ने अब आज की जो नई तकनीक है, मॉडर्न तकनीक जिसको आप कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अन्य, सेमीकंडक्टर का है, डेटा साइंस का है, इन सभी उभरते हुए सेक्टर में, रोबोटिक का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर में भी हम लोगों ने नए सेंटर विकसित किए हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के हम लोगों ने हर जनपद के 2-2 ऐसे ITI को इस नए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसके साथ जोड़ करके और फिर उसको हम एक हब एंड स्पोक मॉडल पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अधिक से अधिक नौजवानों को इसमें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, वह आज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड कालखंड में देशवासियों को एक नई शिक्षा नीति दी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में। स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी शिक्षा, तकनीकी उन्नयन इसका मुख्य आधार है और इस दिशा में अब हमारे टेक्निकल एजुकेशन ने भी इसमें अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। माध्यमिक शिक्षा के भी हर जनपद के पहले चरण में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनको इन सभी कोर्सेज के साथ जोड़ रहे हैं, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ हम उनको सशक्त बना सकते हैं और उसके माध्यम से उनको डाटा उपयोग करने के लिए, इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए भी हम एक कार्य कर रहे हैं। और युवाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए CM युवा उद्यमी स्कीम जैसी योजनाएं भी हम लोगों ने लागू की हैं। आपको याद होगा कि 24 जनवरी 2024 को हमने इसको लॉन्च किया था और अब तक 1,10,000 नौजवानों को इस योजना के माध्यम से मार्जिन मनी 10% देते हुए इंटरेस्ट फ्री, गारंटी फ्री लोन उपलब्ध किया जा चुका है। हाँ, इसकी योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह ये है कि उसमें उन नौजवानों को चयन और उनका प्रशिक्षण आवश्यक है और तभी वह सफल हो सकता है। इसमें नौजवान रुचि ले रहे हैं, ये नए उद्यमी बन रहे हैं। ऐसी स्कीम हम लोगों ने महिला उद्यमियों के लिए की है। बजट भाषण में उसकी चर्चा होगी, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण स्कीम के अंतर्गत युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में भी सरकार के द्वारा जो काम किया गया है वह यहाँ पर हम लोग तेजी के साथ इन सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। महोदय, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन सब को प्रभावी ढंग से आज प्रदेश के अंदर लागू करने में हमें सफलता प्राप्त की है। 20,000 से अधिक हमारे पास स्टार्टअप यूपी के अंदर वर्तमान में काम कर रहे हैं। 76 इंक्यूबेटर्स हैं, 7 हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और 8 यूनिकॉर्न उत्तर प्रदेश के युवा नेतृत्व और इनोवेशन की ताकत को आज प्रदर्शित कर रहा है। आज इन सभी प्रयासों में
का परिणाम क्या है? जो युवाओं को प्रदेश के अंदर, आज जो आप पलायन की बात कर रहे थे ना, पलायन इसलिए था क्योंकि यहां रोजगार नहीं था, कर्फ्यू था। कर्फ्यू और क्राइम से यूपी मुक्त हुआ। परिणाम क्या हुआ कि यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट आया, यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट आया। यूपी आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फेब यूनिट के बारे में कोई सोचता था, आज यूपी के अंदर लगने जा रही है। आपने बजट भाषण में सुना होगा, देखा होगा, जब खन्ना जी ने यहां पे यूपी डाटा अथॉरिटी की बात की, जब वे अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना करेंगे। अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में आगे बढ़ना है तो डाटा सेंटर क्लस्टर उसकी पहली जरूरत पड़ेगी। आज यूपी उस दिशा में काम कर रहा है, उसको लीड कर रहा है देश में। ऐसा नहीं कि हम पीछे हों, देश के अंदर अगणित 3 राज्य होंगे, उनमें यूपी एक राज्य है। आज वह यूपी है, पिछले 9 वर्ष के अंदर बदला है। आज परिणाम क्या है? जो 19% बेरोजगारी की दर थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, आज वह 2.24% तक रह गई है। ये परिणाम है यूपी के अंदर। आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने किया नहीं, तो आपको सब यही लगता होगा। देखो, कूप मंडूप इसी को कहते हैं। कुएं के मेंढक को अगर हम लोग समुद्र में फेंक देंगे ना, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि समुद्र क्या है। और स्वामी विवेकानंद चर्चा करते हैं ना कि समुद्र का मेंढक एक बार कुएं में गिरा, तो कुएं के मेंढक से पूछा, कुएं के मेंढक ने उससे पूछा, कहा कहां से आए हो? उसने कहा समुद्र से। कहा ये क्या होता है? कहा बहुत बड़ा होता है। कहा कितना बड़ा? उसने छलांग लगाई इस कोने से उस कोने तक। कहा इससे इतना बड़ा? उसने कहा इससे बड़ा। उसने एक और बड़ी छलांग लगाई। अब कुएं के अंदर कितनी बड़ी छलांग लगाएगा? तो उसने कहा इससे बड़ा? कहा कि नहीं उससे बड़ा, उससे भी बड़ा। कहा तो झूठ बोल रहा है। उसने कहा भी एक बार, अब मैं कैसे बोलूं, तो मैं तो यहां गिरा हुआ हूं, कैसे बोलूं? तो यही स्थिति उस कूप मंडूप की तरह आप लोगों की स्थिति हो गई कि आप लोगों ने अपने समय तो किया नहीं। अब कोई, जब ये सरकार डबल इंजन की सरकार कर रही है तो आप लोगों को ये बुरा लग रहा है और विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं, करने का अभ्यास ही नहीं। क्योंकि करने के लिए तो व्यक्ति के लिए फुर्सत चाहिए। मैं आ रहा हूं उस पर भी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, प्रतिभा का सम्मान, यह भविष्य की गारंटी है। प्रदेश में डबल इंजन सरकार शहर से गांव तक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है। ये हमारा जो मंत्री है ना, खेल मंत्री हमारा यादव ही है। देखो ना, अरे एक ही नहीं, और भी रामचंद्र यादव कहां गए? हाँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। एक ही यानी आधा ही इतना काम कर दे रहा है। आप जितना नहीं कर पाए, आप लोग जितना नहीं कर पाए 4-4 बार में, वो आधा ही इतना कर दिया है कि पूरी समाजवादी पार्टी डूब जाएगी उसी में। आज खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ? नहीं, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो कृष्ण भक्त हैं या दुर्योधन भक्त हैं? शहर से गांव तक हर गांव में खेल का मैदान हो, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो। और अब तो सरकार ने तय किया है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और 2036 के भारत की ओलंपिक की दावेदारी को ध्यान में रख करके हर डिविजनल यानी मंडल मुख्यालय पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज, हर स्पोर्ट्स कॉलेज के पास एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसी एक खेल में यूपी के नौजवानों को इस योग्य बनाओ कि इन प्रतियोगिताओं में। और जहां पे हुआ है, आपके गाजीपुर में हुआ है,
गाजीपुर के नौजवान आज खेल में, हॉकी में ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, उसी गाजीपुर की देन है, वाराणसी की गाजीपुर की देन है। समाजवादी पार्टी के समय नहीं हुआ, पैसा उन्हीं यादव ने दिया है, उन्होंने दिया है। मैं क्या कर रहा हूं, आप हम कर रहे हैं ना, यूपी के अंदर हर एक जगह को हम दे रहे हैं, और हमने प्राइवेट एकेडमी को भी धनराशि देनी प्रारंभ की, और उसी तहत, उसी पॉलिसी के अंतर्गत गाजीपुर की भी उस व्यवस्था, उसको हमने जोड़ा है।